अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात कर रहे हैं बैंकिंग फ्रॉड के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से किए जाने वाले धोखों के हवाले से। और आपके सामने हमने इंडियन बिजनेसमैन विजय माल्या की कहानी को समराइज़ किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे शराब साजी के कारोबार से मुंसलिक विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस बनाई और फिर इंडिया के सरकारी बैंकों को अरबों रुपए का चूना लगाने के बाद मुल्क से फरार हो गए। आज के इस वीलॉग में हम इंडिया के ही एक दूसरे बिजनेसमैन की कहानी आपके सामने रखेंगे और उसने भी विजय माल्या से मिलता जुलता किरदार निभाया, लेकिन उसमें तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं। और बिलखुसूस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो था जब मुझे ये पता चला कि ये बिजनेसमैन पकड़ा कैसे गया, यानी ये जो फ्रॉड था ये अनवेल कैसे हुआ, ये जो पूरी बिजनेस एम्पायर थी इसके गिरने की वजह क्या थी। ये सारी चीज़ें हम आज के वीलॉग में समराइज करेंगे। आज हम जिस बिजनेसमैन की बात करने लगे हैं उसका नाम है नीरव मोदी। और मैं यहाँ पे ये वजाहत कर दूं कि अगरचे इस नीरव मोदी का ताल्लुक भी गुजरात से है, लेकिन इसका इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि इंडिया की स्टेट गुजरात को हीरों के कारोबार के हवाले से, डायमंड बिजनेस के हवाले से पूरी दुनिया में एक सेंट्रल हैसियत हासिल है। लोग ये कहते हैं कि दुनिया का 90% डायमंड गुजरात के अंदर प्रोसेस होता है और वहाँ से सेल के लिए पूरी दुनिया में जाता है। कम से कम 10 लाख से ज़ायद लोग हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं और पूरी फैमिलीज़ हैं जो ये कारोबार करती हैं। और जद्दी पुश्ती कारोबार हैं लोगों के, जहाँ पे डायमंड मंगवाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको मुख्तलिफ ज्वेलरी पीसेस में जोड़ा जाता है, उसके डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं और फिर पूरी दुनिया में उसको बेचा जाता है। ये जो नीरव मोदी हैं इनका ताल्लुक भी गुजरात की एक सुनार फैमिली से है। सुनार ही कहना चाहिए, डायमंड को प्रोसेस करने वाली फैमिली के लिए उर्दू में अगर कोई दूसरा लफ्ज़ हो, हीरा साज कह सकते हैं आप शायद। लेकिन इस फैमिली में इनके चचा, इनके अब्बा इसी बिज़नेस से मुंसलिक थे और इनके चचा जो थे वो भी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन उनकी आदतें बहुत अच्छी नहीं थी। वो अपने वर्कर्स को ठीक टाइम पे नहीं करते थे, वो लोगों के लोन्स वापस नहीं करते थे, उनकी जो शोहरत थी मार्केट में वो कोई बहुत अच्छी शोहरत नहीं थी। नीरव मोदी जब ये आए तो उन्होंने चचा से उनका विज़न लिया और विज़न ये था कि अगर पूरी दुनिया में जर्मन कार्स बिक सकती हैं, अगर फ्रांस के बैग्स बिक सकते हैं, हैंड बैग्स, और इटली के कपड़े बिक सकते हैं, तो इंडिया की ज्वेलरी क्यों नहीं बिक सकती, इंडियन ज्वेलरी एक ब्रांड क्यों नहीं बन सकता। ये विज़न था जो नीरव मोदी ने लिया और इस विज़न के साथ उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया। लेकिन अब ज़ाहिर है इस विज़न को रियलाइज़ करने के लिए आपके अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ ट्रेड्स होनी चाहिए। और नीरव मोदी को आप इस बात का क्रेडिट देंगे कि उनके अंदर बहुत सी खूबियाँ थी। मिसाल के तौर पे नीरव मोदी टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, यानी डायमंड को प्रोसेस करना, उसको असेंबल करना और वो जो पूरा प्रोसेस है उसको मॉडर्नाइज करना, उसको कंप्यूटराइज करना और उसमें जिद्दत लाने के कायल थे वो। साथ ही साथ उनका चूँकि एक एस्थेटिक सेंस था और अपनी कहानी वो बड़े दिलचस्प अंदाज में सुनाते थे, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाते थे, टेक्निक को और एस्थेटिक्स को मिलाते थे, और जो पीस तैयार होता था, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती थी, वो खूबसूरती में और क्लास में अपनी मिसाल आप थी। इसके अलावा नीरव मोदी के अंदर जो बड़ी क्वालिटीज़ थी वो ये थी कि अपने वर्कर के साथ एक पर्सनल रिलेशन कायम कर लेते। मैं उनके साथ काम करने वाले जितने लोगों के इंटरव्यूज़ देख रहा था, सब लोगों का ये तबसरा था कि वो अपने वर्कर की बहुत ज़्यादा टेक केयर करते थे। साथ ही साथ चूँकि उनका गोल बड़ा था, विजन बड़ा था, तो इसको रियलाइज़ करने के लिए वो अपनी फील्ड में टॉप टैलेंट को हायर करने के कायल थे। यानी अगर उस पर ज़्यादा पैसे खर्चने हैं तो खर्चें, लेकिन आप बंदा वो हायर करें जो अपनी फील्ड में टॉप पे बैठा हुआ। तो ये वो सारी खूबियाँ थीं जिन्होंने नीरव मोदी को बहुत थोड़े टाइम में बहुत बड़ी कामयाबी दी। और अगरचे इस डायमंड के बिज़नेस में तो वो 1999 से थे, लेकिन 2010-2011 में उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने स्टोर्स बनाने शुरू किए। मुख्तलिफ जो बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उनको अपने मॉडल के तौर पे कास्ट करना शुरू किया, अपनी जो प्रोडक्ट थी उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए उनकी खिदमात लेना शुरू। तो ये एक पूरा प्लान था जिसके पहले फेज़ में आपने नेशनल लेवल पे एक्सपेंड करना था, इंडिया के तमाम बड़े शहरों में अपने स्टोर्स बनाने थे,
और दूसरे फेज में आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट करना था, दुनिया के जो बड़े कैपिटल्स हैं वहां पे अपने स्टोर बनाने थे। जब इंडिया के अंदर ये एक्सपेंशन शुरू हुई तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये पैसे आ कहां से रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि नीरव मोदी के पास ये पैसे कहां से आ रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते थे कि ये माफिया का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। बहुत से लोग ये कहते थे कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा है जो नीरव मोदी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको ऊपर ला रहे हैं। और कुछ लोग ये कहते थे कि नीरव मोदी किसी किस्म के फ्रॉड में मुलव्वस है, लोन्स ले रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है। लेकिन जब आपकी गुड्डी चढ़ी हुई हो तो बहुत से लोग आपके बारे में बात करने से कुतराते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पे ये गुफ्तगू तो ज़रूर थी कि नीरव मोदी के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। चूँकि पैसा आ रहा है, पैसा स्पेंड हो रहा है, और जिन जिन लोगों ने उस पैसे से फ़ायदा उठाना है वो सारे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए सब लोगों के मुंह बंद थे। अब नीरव मोदी ने एक्सपेंड करना शुरू किया तो पहले फेज़ में उन्होंने इंडिया के तमाम बड़े शहरों में अपने स्टोर्स बना लिए। 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा और न्यूयॉर्क में अपना स्टोर बनाया। ये प्रॉबेबली पहला इंडियन ज्वेलरी का स्टोर था जो न्यूयॉर्क में बना, और बहुत से इंडियंस का तबसरा ये था कि अगरचे इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमें इसमें टके का फ़ायदा नहीं था, लेकिन चूंकि ये एक इंडियन स्टोर था तो हमें इससे एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता था कि भाई ये हमारा अपना ब्रांड है, हमारी ज्वेलरी स्टोर है। और मैं जब ये बात सुन रहा था और चूंकि अगली डिटेल्स भी मेरे सामने थी तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे वो भी शेयर करता हूं कि मैं अपने इंडियन दोस्तों से क्या कह रहा था। हांगकांग में स्टोर ओपन किया, लंदन में स्टोर ओपन किया, इसी तरह 2016 2017 में हवाई में किया, चाइना में बीजिंग में किया, सिंगापुर में किया, और ये जो पूरी मार्केट थी ये एक्सपेंड करती गई। अच्छा, अब जो मॉडल था ना पैसे जनरेट करने का नीरव मोदी के पास, वो दो डिफरेंट मॉडल थे। पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें फ्रॉड का आंसर तो मौजूद है, लेकिन ये फ्रॉड पकड़ा भी नहीं जा सकता और इस फ्रॉड पे किसी किस्म की कानूनी सज़ा भी नहीं दी जा सकती। नीरव मोदी अपने जो डायमंड्स थे, जो हीरे थे, उनकी प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते थे। वो कैसे करते थे कि उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शेल कंपनीज बनाई हुई थी जो फेक डायरेक्टर्स के साथ थी, फेक स्टाफ के साथ थी, फेक हेड ऑफिसेस के साथ थी। लेकिन एक कंपनी सिंगापुर में बैठी है, एक बीजिंग में बैठी है, एक लंदन में है, एक किसी पनामा के जजीरे पे है, कहीं पे भी है। तो अब होता ये था कि एक डायमंड है जो $10 मिलियन का है और वो इंडिया में पड़ा है, वहाँ से उसको हांगकांग की कंपनी $15 मिलियन में ख़रीद लेगी, वहाँ से उसको चाइना की कंपनी $25 मिलियन में ख़रीद लेगी। इसी तरह वहाँ से पनामा आइलैंड में जो कंपनीज़ हैं वो उसको $50 मिलियन और $75 मिलियन तक ले जाएंगी। तो एक डायमंड जो बॉम्बे में नीरव मोदी के ड्रॉर में पड़ा है उसकी कीमत बैठे बैठाए $5 मिलियन से $50 मिलियन हो जाती थी। और ये वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन थी जो डायमंड की प्राइस में की जाती थी, और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको इन्फ्लेट किया जाता था और फिर मुंह मांगी प्राइस पे इसको बेच दिया जाता था किसी एक्सटर्नल बायर के पास, किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, या किसी ऐसे शख्स के पास जिसको बहुत हरामदा पैसा आएगा। तो ये एक मॉडल था जिससे पैसे जनरेट किए जाते थे, जिससे पैसे कमाए जाते थे। अब ज़ाहिर मुख्तलिफ जगहों पे आप टैक्सेस भी भरते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे टैक्स फ्री हैं, लेकिन ये एक पाइपलाइन थी जहाँ से नीरव मोदी अपनी बिजनेस की जो वर्थ है उसको इंक्रीज़ करते थे। दूसरा जो प्रोसेस था, और यहाँ पे इंडियन लोगों को बहुत बड़ी थोक लगी, और वो जो मैंने आपसे कहा ना कि इंडियंस कहते हैं कि जब न्यूयॉर्क में हमारा स्टोर खुला तो हमें एक सेंस ऑफ प्राइड थी कि यार ये हमारा एक ज्वेलरी स्टोर है। तो मैंने कहा भाई वो थोक भी तो तुम्हें ही लग रही थी ना, पैसे भी तो तुम्हारे ही थे जो तुम्हारे बैंकों से निकल रहे थे। अब हमने अर्ज़ किया था आपसे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने 1969 में इंडिया में बड़े बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर लिया था, उनको सरकारी कस्टडी में ले लिया था। उसका मकसद ये था कि जो छोटे किसान हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके, और कहीं पे अगर बैंक के लिए कोई मसला बनता है तो गवर्नमेंट आके उसकी टेक केयर कर ले। लेकिन इस नेशनलाइजेशन से जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया वो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बड़ी इंडस्ट्री है जिन्होंने अरबों रुपए का कर्जा लिया और फिर बाद में वापस नहीं किया और साइड पे हो गया। तो नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच है बॉम्बे में, ब्रैडी हाउस, उसको टारगेट किया, वहाँ पे एक यार दोस्त बनाया और उसके ज़रिए लोन लेना शुरू किया। लेकिन ये जो लोन था
ये पैसों की सूरत में नहीं था, क्योंकि पैसों की सूरत में जब आप लोन लेते हैं तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। नीरव मोदी ने जो लोन लिया वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की सूरत में था। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये होता है कि बैंक आपको एक लेटर लिख के देता है जिसमें बैंक ये बताता है कि जी ये बहुत खाते पीते आदमी हैं, आप इन्हें कर्जा दे सकते हैं। आप वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके न्यूयॉर्क में किसी बैंक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये देखें जी, इंडिया के नेशनल बैंक ऑफ पंजाब ने मुझे ये लेटर दिया है, आप इस लेटर के बदले में मुझे $10 मिलियन 20 मिलियन मुझे लोन दें और मैं यहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क का बैंक आपको इंडियन बैंक की जानिब से इशू किए जाने वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की बुनियाद पे लोन दे देगा। अब ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है ये इंडिया के साथ ख़ास है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है और इसका मकसद ये है कि अगर इंडिया के बिजनेसमैन इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इंडिया के अंदर से रियल मनी बाहर ना लेके जाएं, वो पैसे ज़ाया जो होते हैं करेंसी चेंज कराने में और ट्रांसफ़र कराने में वो नुकसान ना हो और एक ख़त चला जाए, कागज़ का टुकड़ा चला जाए और वो जो पैसे हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पंजाब की जो ब्रांच है वहाँ पे रखवा दिए जाए। यानी अगर नीरव मोदी को एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए $10 मिलियन का, तो वो $10 मिलियन के इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़ इंडियन बैंक में जमा कराएंगे या उसका कुछ पार्ट जमा कराएंगे और फिर वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या गारंटी लेटर लेंगे और उसकी बुनियाद पे न्यूयॉर्क में वाक़ बैंक से लोन ले लेंगे। प्रॉब्लम ये था कि नीरव मोदी साहब ये वाला जो कैश था, ये वाला जो कोलैटरल था, ये जमा नहीं करा रहे थे और जमा ना कराने की वजह ये थी कि वो जो ब्रांच थी वहाँ पे साडा यार बैठा था, वो अपना जिगर था, उसको फ़ोन करते थे और वो अपने क्लर्क से कहता था कि चौधरी साहब आ गया जे, इन्हों साइन करो, इन्होंने लेटर दो। और इस तरीके से नीरव मोदी की जो बिजनेस एम्पायर थी वो एक्सपेंड करती जा रही थी। अच्छा, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प वो सीन लगा कि ये पूरी बिजनेस एम्पायर गिर कैसे गई। और ये जो इस पूरी बिजनेस एम्पायर का गिरना था ना, ये एक बड़ी छोटी सी गलती की वजह से होगा। और गलती ये हुई जी कि बैंक ऑफ पंजाब की उस ब्रांच में जहाँ पे नीरव मोदी जी के यार बैठे थे और उनके एक फ़ोन करने पे, एक मैसेज करने पे वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ जाते थे, वो रिटायर हो गए, सरकारी नौकरी थी ख़त्म हो गई। उनकी जगह एक नए मैनेजर साहब आ गए और जब नीरव मोदी साहब के बंदे वहाँ से नया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेने के लिए गए तो मैनेजर साहब ने कहा जी ठीक है, हम आपको दे देते हैं, आप तो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आप इस तरह करें कि ये $10 मिलियन का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, आप $5 मिलियन जमा करा दें। अच्छा, अब वो जो बंदा वहाँ पे बैंक में गया था ना, उसने कहा भाई कादे पैसे, किस चीज़ के पैसे, पहले तो हमने कभी जमा नहीं कराए। तो वो जो नया बैंक मैनेजर था ना, उसने कहा अच्छा आप पहले यहाँ से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके गए हैं? उसने कहा जी एक दफ़ा असी तो बेतहाशा दफ़ा लेके गए हैं, तो आपने कभी कोलैटरल जमा नहीं कराया। उसने कहा भाई हम क्यों जमा कराएं, आपको पता तो है, आप बताएं, आप पैसे बताएं, मामला करते हैं, डील करते हैं, बात ख़त्म करते हैं। तो बैंक मैनेजर ने कहा चल भाई बैठ जा। उसने बैठा लिया और उन्होंने कहा चलें हमें देखने दें, हम आपके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को दोबारा रिविज़िट करते हैं। और जब उन्होंने अपनी फाइल्स खोली और उसमें ये देखना शुरू किया कि पंजाब बैंक ने कितने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कितने गारंटी लेटर्स नीरव मोदी के नाम पे इशू किए हैं, तो उनको पता चला कि तकरीबन $1.8 बिलियन $1.8 अरब का फ्रॉड है जो बैंक ऑफ पंजाब के साथ हो चुका है। और ये वो जो छोटी सी गलती की ना उस बंदे ने, वो जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेने के, यार असा तो पहले कदे नहीं देता, होना सी किस चीज़ का देंगे। इस वजह से ये पूरी बिजनेस एम्पायर गिरना शुरू हो गई। ये जो नीरव मोदी साहब हैं, इनको जब पता चला कि यार सीन तो बैड हो गया, इन्होंने रातों रात अपनी फैमिली को लिया और वहाँ से लंदन फ्लाई कर गए। वहाँ पे जाके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, लो प्रोफाइल हो गया, चीज़ें चलना शुरू हो गई। वहाँ पे एक अखबार है डेली टेलीग्राफ, उनको पता चला कि यार हमने इस स्टोरी को फॉलो करना है। और जब उनके साफियों ने फॉलो करना शुरू किया तो उन्होंने नीरव मोदी को ट्रेस कर लिया और अब लंदन की अदालतों में ये मुकदमा चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि इस बंदे ने हमारे पैसे चुराए हैं, आप इस बंदे को वापस हमारे पास हमारे हवाले करें। और वो जो बैंक था नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, उसके मुलाजिमीन पुलिस की कस्टडी में हैं और वो जो क्लर्क है, वो जो मोहर लगाया करता था, वो रोता है, बेतहाशा रोता, और कहता है यार मैनू तो पता ही कुछ नहीं, मैं तो कुछ कीता ही नहीं। लेकिन भाई अब पछताए क्या होत जब मोती चुग गया खेत। तो भाई वो जिसने $1.8 बिलियन लेके जाने थे वो ले गया है, आपकी स्टैंप पे ले गया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अब क्या हो सकता है। तो ये एक कहानी थी, बड़ी दिलचस्प कहानी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियाँ अता फरमाए और खल्क़े खुदा में आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।